नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, सभी जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार या जारी भी बोल सकते हैं। और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो देखिए दोस्तों, भविष्य काल में यदि हमारा एक्शन, यदि हमारा कार्य निरंतर लगातार चल रहा होता है, तो तब ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हिंदी रिकॉग्निशन को जानना, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो हिंदी रिकॉग्निशन होगा हमारे पास, जिस भी हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट, कोई भी हिंदी का सेंटेंस यदि हमारे पास होता है और उस हिंदी सेंटेंस के एट लास्ट बोला जाता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और अपने लिए अगर बोलता है कोई तो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये पहचान बनती है। इसके अलावा ये भी पहचान हो सकती है रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा। तो इन दोनों में से कोई एक पहचान आ सकती है, चाहे तो ये आए चाहे ये आए, तो तब हमारा टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये रही हमारी हिंदी रिकॉग्निशन। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की। तो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। किस तरह से सिलेक्शन होता है, बिल्कुल आपने पहले पढ़ा है। पूरे फ्यूचर में ये एक ही जैसा रूल रहता है। शैल का यूज किया जाता है विद सब्जेक्ट आई एंड वी। सब्जेक्ट यदि हमारा आई होता है या वी होता है तो आई और वी के साथ शैल लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर शैल भी लगेगा आई और वी के साथ, और बाकी शेष सभी के साथ लगाना है विल बी। उसके बाद वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं। वर्ब की फॉर्म देखिए, कॉन्टिन्यूअस कोई भी होता है, हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे कोई भी होगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा हिंदी रिकॉग्निशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे हमारे पास दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वाक्य संरचनाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, एंड फाइनली टाइम। बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाने से निगेटिव बनता है। लेकिन मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में भी कि अगर 2 या 3 शब्दों से मिलकर के कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनती है तो निगेटिव बनाने के लिए पहली 2 वर्ड्स के बीच में नोट लगाना पड़ता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले वर्ड को बाहर लाते हैं। तो हर एक टेंस में ये वाला रूल आप याद रखेंगे, कहीं से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो दोस्तों विल बी, शैल बी, यानी 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ड विल है, दूसरा वर्ड बी है। एक वर्ड शैल है, दूसरा वर्ड बी है। तो इन दोनों के बीच में नोट आ जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद फिर नोट लगाना है, फिर बी, और फिर बाकी सेम रहेगा जो कहती हूँ आईएनजी फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड बाहर यूज करते हैं, यानी स्टार्टिंग में यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड। तो यहाँ पर विल या शैल क्या शब्द के लिए स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो नोट नहीं आएगा, फिर हमारा बी आएगा, बाकी सेम चलता चला जाएगा, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं डबल इंट्रोगेटिव में, और बाकी फिर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारा सेम रहेगा, विल या शैल आएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वाक्य निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, फिर बी आएगा, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये दोस्तों हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। तो हर एक टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। आइए अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन हम एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा कि वह खेल रहा होगा, तो यहां पर देखिए दोस्तों लास्ट में पहचान आई है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द यदि आते हैं तो वहां पर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यानी फ्यूचर में, भविष्य में हम अपने कार्य के कंटिन्यू होने की कल्पना कर रहे हैं दोस्तों। तो यदि हम ऐसी कल्पना करते हैं तो वहां पर हमारा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी का यूज किया जाता है और आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है कार्य की निरंतरता को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, वह खेल रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। वे गाना गा रहे होंगे, वे गाना गा रहे होंगे। क्या बनेगा दोस्तों, दे विल बी सिंगिंग, दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बनेगा। इसी तरह से हमने कहा कि हम नदी में कूद रहे होंगे, हम नदी में कूद रहे होंगे, तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, ये बोला जाएगा वी शैल बी जंपिंग, वी शैल बी जंपिंग इनटू द रिवर, वी शैल बी जंपिंग इनटू द रिवर, हम नदी में कूद रहे होंगे। और देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, ये अपने लिए बोला गया है। तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा दोस्तों, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। तो इस तरह से ये सब आपने एग्जाम्पल देखे हैं, ये सभी के सभी एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया है कि यदि सब्जेक्ट हमारा वी और आई होता है तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज़ किया जाता है, और बाकी अन्य कोई सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर विल बी का यूज़ किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए जैसे दोस्तों हमने कहा कि वे नहीं सो रहे होंगे,
यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, वे नहीं सो रहे होंगे, तो क्या बोला जाएगा दोस्तों, दे विल नॉट बी स्लीपिंग, दे विल नॉट बी स्लीपिंग। यानी आप देख रहे हैं निगेटिव में पहले दो, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, यदि दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो दोनों वर्ड्स के बीच में नोट का इस्तेमाल किया जाता है। निगेटिव में आप देख रहे हैं विल बी के बीच में नोट का यूज किया गया है, तो दे विल नॉट बी स्लीपिंग, वे नहीं सो रहे होंगे। इसी तरह मैंने कहा कि कुत्ता भौंक नहीं रहा होगा, कुत्ता भौंक नहीं रहा होगा, तो ये भी हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलेंगे दोस्तों द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, द डॉग विल नॉट बी बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा होगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं, विल नॉट बी, यदि सेल बी का यूज किया जाता है तो सेल नॉट बी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, तो क्या बोला जाएगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा। तो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में दोनों वर्ड्स के हेल्पिंग वर्ब के दो वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, विल बी शैल बी, तो दोनों वर्ड्स के बीच में नोट आता है, विल नॉट बी शैल नॉट बी। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, वो विल बी के बाद नोट लगा देते हैं, विल बी नॉट शैल बी नॉट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया है कि पहले दो वर्ड्स के बीच में नोट लगता है। अब थोड़ा सा क्लियर करते हैं दोस्तों सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, जो वाक्य क्या से शुरू होता है। जैसे हमने कहा कि क्या वह दौड़ रहा होगा, क्या वह दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर ये क्या शब्द है, तो इस क्या शब्द के लिए देखिए दोस्तों क्या करना है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है और वह के लिए ही होगा और ही के साथ विल भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ से विल को हटा करके बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज कर देना है दोस्तों। सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए विल बाहर आ जाएगा, विल ही बी रनिंग, क्या वह दौड़ रहा होगा। इसी तरह मैंने कहा कि क्या मैं पानी ला रहा हूँगा, तो देखिए दोस्तों ये भी क्या से शुरू होने वाला वाक्य है, ये भी सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ शैल बी का यूज किया जाता है, तो पहला वर्ड शैल बाहर यूज कर दिया जाएगा, बी वहीं पर रहता है अपनी जगह, शैल आई बी ब्रिंगिंग द वाटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो जैसे डबल इंट्रोगेटिव में मैंने कहा कि वह क्या कर रहा होगा, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसके बीच में क्या शब्द का यूज किया गया है। प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में आते हैं हिंदी वाक्य के, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसके लिए इंग्लिश स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है दोस्तों। तो क्या के लिए व्हाट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड आता है, व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, वह क्या कर रहा होगा। तो देखिए दोस्तों ही सब्जेक्ट है, तो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल आया है, यानी पहला वर्ड क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद पहला वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब का। इसी तरह देखिए जैसे मैंने कहा कि तुम्हें कौन बुला रहा होगा, तुम्हें कौन बुला रहा होगा, तो ये कौन क्वेश्चन वर्ड के लिए हु यूज किया जाएगा दोस्तों, हु
हु विल बी कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हु के केस में यदि क्वेश्चन वर्ड हु होता है तो यहाँ पर दोनों एक साथ आपको दिखाई पड़ते हैं, विल बी और शैल बी। ऐसा क्यों होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ लेंगे, क्योंकि यदि हु वाला कोई भी सेंटेंस होता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट रिटर्न में नहीं आता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं है तो ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, विल बी और शैल बी। लेकिन यदि हम सब्जेक्ट को यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो बिल्कुल जस्ट लाइक आप देखेंगे जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह विल बी शैल बी आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ हु, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि आज का टेंस आपका क्लियर हो चुका होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।